नमस्कार मित्रों, मैं आप सभी का दोस्त, युवा साथी एवं मित्र सर्वेश कुमार मौर्य, राष्ट्रीय अध्यक्ष विश्व मौर्य परिषद। आज आप लोगों से शिक्षा का विकास इस विषय पे कुछ साझा करने वाला हूँ। इस विषय पे कुछ जानकारी प्रस्तुत करने वाला हूँ और आज करूँगा भी। तो मैं ये चाहूँगा, जिन लोगों ने मौर्य एक शासक परिवार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उनको धन्यवाद। जिन लोगों ने नहीं किया है वो तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी से भरा हुआ वीडियो जैसे ही रिलीज़ किया जाए, अपडेट किया जाए, उसकी नोटिफिकेशन अर्थात उसकी सूचना आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा प्रतीक्षा नहीं करवाएंगे। शिक्षा का विकास। प्रारंभ में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी शिक्षा प्रणाली के विकास के प्रति गंभीर रही थी, क्योंकि उनका प्राथमिक उद्देश्य व्यापार करना और लाभ कमाना था। भारत में शासन करने के लिए उन्होंने उच्च व मध्यम वर्ग के एक छोटे से हिस्से को शिक्षित करने की योजना बनाई, ताकि एक ऐसा वर्ग तैयार किया जाए जो रक्त और रंग से तो भारतीय हो, लेकिन अपनी पसंद और व्यवहार के मामले में अंग्रेजों के शासन हो और सरकार व जनता के बीच आपसी बातचीत को संभव बना सके। शिक्षा एक ऐसा शक्तिशाली औजार है, हथियार है, जो स्वतंत्रता के स्वर्णिम द्वार को खोलकर दुनिया को बदल सकने की क्षमता रखता है। ब्रिटिशों के आगमन और उनकी नीतियों व उपायों के कारण परंपरागत भारतीय शिक्षा प्रणाली की विरासत का पतन हो गया और अधीनस्थ वर्ग के निर्माण हेतु अंग्रेजियत से युक्त शिक्षा प्रणाली का आरंभ किया गया। प्रारंभ में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी शिक्षा प्रणाली के विकास के प्रति गंभीर तो थी, लेकिन कुछ रुकावटें उसमें आ रही थी। अंग्रेजों के समान हो सके और सरकार व जनता के बीच आपसी बात संभव हो सके, इसलिए अंग्रेजों ने इस प्रकार का एक नीति तैयार किया, जिसमें उन्होंने कैसे कदम उठाए, अर्थात इसे निस्पंदन सिद्धांत की संज्ञा दी गई। शिक्षा के विकास हेतु ब्रिटिशों ने निम्नलिखित कदम उठाए। शिक्षा और 1813 का अधिनियम। चार्ल्स ग्रांट और विलियम विल्बरफोर्स, जो कि मिशनरी कार्यकर्ता थे, ने ब्रिटिशों पर हस्तक्षेप की नीति को त्यागने और अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार हेतु दबाव डाला, ताकि पाश्चात्य साहित्य को बढ़ा जा सके और ईसाईयत का प्रचार हो सके। अतः ब्रिटिश संसद ने 1813 के अधिनियम में यह प्रावधान किया कि सपरिषद गवर्नर जनरल 1,00,000 रुपये शिक्षा के विकास हेतु खर्च कर सकते हैं और ईसाई मिशनरियों को भारत में अपने धर्म के प्रचार प्रसार की अनुमति प्रदान कर दी। इस अधिनियम का इस दृष्टि से महत्व है कि यह पहली बार था जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में शिक्षा के विकास हेतु कदम उठाया। राजा राम मोहन राय के प्रयासों से पाश्चात्य शिक्षा प्रदान करने के लिए कलकत्ता कॉलेज की स्थापना की गई। कलकत्ता में 3 संस्कृत कॉलेज भी खोले गए। जन निर्देश हेतु सामान्य समिति 1823। इस समिति का गठन भारत में शिक्षा के विकास की समीक्षा के लिए किया गया था। इस समिति में प्राच्यवादियों का बाहुल्य था, जो कि अंग्रेजी के बजाय प्राच्य शिक्षा के बहुत बड़े समर्थक थे। इन्होंने ब्रिटिश सरकार पर पाश्चात्य शिक्षा के प्रोत्साहन हेतु दबाव डाला। परिणाम स्वरूप भारत के शिक्षा का प्रसार प्राच्यवाद और अंग्रेजी शिक्षा के भंवर में फंस गई। अंततः मैकाले के प्रस्ताव के आने से ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली का स्वरूप स्पष्ट हो गया। लॉर्ड मैकाले की शिक्षा प्रणाली 1835
यह भारत में शिक्षा प्रणाली की स्थापना एक प्रयास था जिसमें समाज के केवल उच्च वर्ग को अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा प्रदान करने की बात थी। फारसी की जगह अंग्रेजी को न्यायालयों की भाषा बना दिया गया। अंग्रेजी पुस्तकों की छपाई मुफ्त में होने लगी और उन्हें सस्ते दामों पर बेचा जाने लगा। प्राच्य शिक्षा की अपेक्षा अंग्रेजी शिक्षा को अधिक अनुदान मिलने लगा। 1849 में बेथुन ने बेथुन स्कूल की स्थापना की। पूसा बिहार में संस्कृत कृषि संस्थान खोला गया। रुड़की में इंजीनियरिंग संस्थान खोला गया। वुड डिस्पैच 1854, इसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है क्योंकि इसमें भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए समन्वित योजना प्रस्तुत की गई। इसमें जनता में शिक्षा के प्रसार की जिम्मेदारी राज्य को सौंपने की बात कही गई। इसने शिक्षा के एक पदानुक्रम का प्रस्ताव दिया। सबसे निचले स्तर पर वर्नाकुलर प्राथमिक स्कूल, जिला स्तर पर वर्नाकुलर हाई स्कूल और संबद्ध कॉलेज और कलकत्ता, मद्रास व मुंबई प्रेसिडेंसी के संबद्ध विश्वविद्यालय। इसने उच्च शिक्षा हेतु अंग्रेजी माध्यम और स्कूल शिक्षा के लिए देसी भाषा वर्नाकुलर माध्यम की वकालत की। हंटर आयोग 1882 से 1883 तक। इस आयोग का गठन W. हंटर की अध्यक्षता में 1854 के वुड डिस्पैच के तहत विकास की समीक्षा हेतु किया गया था। इसने प्राथमिक और सेकेंडरी शिक्षा में सुधार व प्रसार में सरकार की भूमिका को महत्व दिया। इसने शिक्षा को नियंत्रण की जिम्मेदारी जिला और म्यूनिसिपल बोर्डों को देने की बात कही। इसने सेकेंडरी शिक्षा के दो रूपों में विभाजन किया: विश्वविद्यालय तक साहित्यिक, वाणिज्यिक, भविष्य हेतु रोजगार परक शिक्षा। सैडलर आयोग। वैसे तो इस आयोग का गठन कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं के अध्ययन हेतु किया गया था, लेकिन इसके सुझाव अन्य विश्वविद्यालयों पर भी लागू होते हैं। इसके सुझाव निम्नलिखित हैं: 12 वर्षीय स्कूल पाठ्यक्रम ए, 12 वर्षीय स्कूल पाठ्यक्रम बी, 3 वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम इंटरमीडिएट के बाद, सी विश्वविद्यालयों की केंद्रीकृत कार्यप्रणाली और डी आता है प्रयोगात्मक वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा हेतु सुविधाओं में वृद्धि, शिक्षक के प्रशिक्षण और महिला शिक्षा का सुझाव दिया। निष्कर्ष: अतः हम कह सकते हैं कि ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली ईसाई मिशनरियों की आकांक्षाओं से प्रभावित थी। इसका वास्तविक उद्देश्य कम खर्च पर अधीनस्थ प्रशासनिक पदों पर शिक्षित भारतीयों को नियुक्त करना और ब्रिटिश वाणिज्यिक हितों की पूर्ति करना था। इसलिए उन्होंने शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी को महत्व दिया और ब्रिटिश प्रशासन व ब्रिटिशों की विजय गाथाओं को महिमा मंडित किया। तो ये था, हमने आपको जो पूरा बताया। आप हमें लगता है ध्यान से सुने भी नहीं होंगे, क्योंकि जो है कि बस बोलने दो बोलते जा रहा है। भाई देखो, सुनोगे नहीं, अमल नहीं करोगे तो आगे काम नहीं चलेगा, और इस प्रकार की जानकारी आपको और कहीं नहीं मिल सकती है। ये था शिक्षा का विकास। तो कहते हैं कि शिक्षा ऐसा हथियार है कि जहाँ आप राजा बनना चाहो शिक्षा के माध्यम से वहाँ का राजा बन सकते हो, वहाँ का सम्राट बन सकते हो। तो आप लोग को ये कहाँ तक सही लगा जो हमारे द्वारा आपसे साझा किया गया, और कहाँ पर त्रुटि आप कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें बता सकते हैं। और आगे इसी विषय पर आगे हम और भी आपको वीडियो बनाकर साझा करने वाले हैं। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने आसपास साफ सफाई रखिए। सत्यमेव जयते। जय जय भारत, जय मौर्यवंश, अखंड भारत। जय हिंद, वंदे मातरम।